हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। कॉलेजियम पर टकराव। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जिस तरह जजों की नियुक्ति के लिए तय नामों की सिफारिश दोहराते हुए उनकी वरिष्ठता बनाए रखने पर जोर दिया, उसका अर्थ है कि वह सरकार की आपत्तियों पर ध्यान देने को तैयार नहीं। अब सभी की निगाहें इस पर होना स्वाभाविक है कि सरकार क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की पहल से यदि कुछ स्पष्ट है तो यही कि उसने अपने रुख पर अड़िग रहने का फैसला कर लिया है। इससे सरकार और उसके बीच टकराव बढ़ सकता है। आवश्यकता टकराव की नहीं बल्कि समाधान तलाशने की है। यह समाधान तब मिलेगा जब सुप्रीम कोर्ट के साथ ही सरकार भी अपने रुख पर विचार करने के लिए तैयार होगी। एक लंबे समय से जहां सरकार कॉलेजियम व्यवस्था की विसंगतियों को रेखांकित करने में लगी है, वहीं सुप्रीम कोर्ट इस व्यवस्था को संविधान सम्मत ठहराने में लगा हुआ है। इसे इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एक तो विश्व के किसी प्रतिष्ठित लोकतंत्र में जज ही जज की नियुक्ति नहीं करते और दूसरे संविधान में कॉलेजियम व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं। सभी इससे परिचित हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 3 दशक पहले अपने ही एक फैसले के माध्यम से जजों की नियुक्तियों, स्थानांतरण और पदोन्नति का अधिकार अपने हाथ में ले लिया था। यदि सुप्रीम कोर्ट यह समझ रहा है कि कॉलेजियम व्यवस्था को संविधान सम्मत बताने से उसे स्वीकार कर लिया जाएगा तो यह संभव नहीं। इसी तरह इससे भी बात बनने वाली नहीं कि सरकार इस व्यवस्था की विसंगतियों को बयान करती रहे। उसे इस व्यवस्था में बदलाव के लिए सक्रिय होना चाहिए। इसके प्रति सुप्रीम कोर्ट को भी लचीला रुख अपनाना चाहिए। यह ठीक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्रीय कानून मंत्री के उस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया गया जिसमें उन्होंने कॉलेजियम व्यवस्था में सरकार के प्रतिनिधियों की भागीदारी की बात कही थी। आखिर इसमें गलत क्या है? यह सही समय है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर संवाद करें। संवाद के स्थान पर विवाद खड़ा करने से किसी का हित होने वाला नहीं है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि न्यायपालिका में सुधार का जो अभाव है उसके दुष्परिणाम पूरे देश को भोगने पड़ रहे हैं। समझना कठिन है कि यदि सरकार और सुप्रीम कोर्ट न्याय क्षेत्र के अन्य विषयों जैसे कि न्यायालयों के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराने पर एक मत हो सकते हैं और एक दूसरे की सराहना भी कर सकते हैं, तो अन्य विषयों और विशेष रूप से उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर मतैक्य क्यों नहीं रख सकते? इस संदर्भ में संसद या संविधान को सर्वोच्च बताने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि यदि कोई सर्वोच्च है तो वह है देश के लोगों की इच्छा। बद्रीनाथ यात्रा। चमोली जिले का जोशीमठ कस्बा जिस तरह भूदशाओं की आपदा का सामना कर रहा है, उस परिस्थिति में 4 धाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर अभी से चर्चा
आरंभ हो गई है। यद्यपि अभी यात्रा आरंभ होने में 3 महीने से अधिक का समय शेष है, लेकिन यात्रा मार्ग पर यात्रियों का दबाव कम करने के उद्देश्य से इस वर्ष बद्रीनाथ धाम की यात्रा को नियंत्रित स्वरूप में संचालित किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि भूदशाओं से चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के अंतर्गत ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का हेलंग मारवाड़ी बाईपास भी प्रभावित हुआ है। इसके निर्माण पर फिलहाल अस्थायी रोक लगाई है, लेकिन 6 स्थानों पर 10 से इस बाईपास के निर्माण का कार्य पूरा होने में रोक हटने के बाद 2 साल से अधिक समय लगना तय है। इस बाईपास का निर्माण ही जोशीमठ पर जन दबाव कम करने के लिए किया जा रहा है। इसीलिए सरकार इस वर्ष बद्रीनाथ धाम यात्रा को रोटेशन के आधार पर संचालित करने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। यात्रा अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह में शुरू होगी, लेकिन इसके लिए सरकार तैयारियों में अभी से जुट गई है। इसी क्रम में एलंग मारवाड़ी बाईपास का जियो टेक्निकल और भूगर्भीय सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया गया है, ताकि भूदशाओं के बाद की स्थिति में इसके निर्माण के संबंध में कदम उठाए जा सकें। सरकार के इस निर्णय के बाद आईआईटी रुड़की और सीमा सड़क संगठन के विशेषज्ञों की टीम भी गठित कर दी गई है। जांच के बाद अगर हरी झंडी मिल जाती है तो भी इस बाईपास से यात्रा का संचालन 2 साल बाद ही हो पाएगा। ऐसे में इस बार यात्रा का संचालन जोशीमठ से ही करने की बाध्यता रहेगी। जोशीमठ में भूदशाओं के कारण अनावश्यक दबाव से बचने के लिए सरकार बद्रीनाथ धाम की यात्रा को कुछ नियंत्रित स्वरूप में संचालित कर सकती है। धन्यवाद।